बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 का रिमेनिंग पार्ट जो है एंजाइम्स का फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन स्टडी करेंगे। अच्छा जी, फैक्टर्स क्या है? वो अवामिल, वो चीज़ें जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी या इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है या टोटली स्टॉप हो सकती है। कुछ ऐसे अवामिल होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी में जो उनकी स्पीड को, उनकी सरगर्मी को या तो बढ़ा देते हैं या उनकी सरगर्मी को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। आप लोग जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो रहता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका बॉडी टेम्परेचर या 98 फ़ारेनहाइट के करीब वो रहता है। तमाम एंजाइम जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पर हमारी बॉडी के एंजाइम्स वर्क करते हैं, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर को अगर हम डिफाइन करें, द टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क मैक्सिमम, जिस पे एंजाइम की वर्किंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसको हम प्रूव करते हैं इसकी एग्जांपल एक ग्राफ की मदद से। हम जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें हम रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन जो है वो इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है और इस एंड में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से एक ग्राफ लें तो उस ग्राफ में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंजाइम की एक्टिविटी भी ग्रेजुअली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी आल्सो इंक्रीज। ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन उसकी एक हद है, एक लिमिट है। वो लिमिट क्या कहलाती है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब इस हद को, इस टेम्परेचर की लिमिट को जब एंजाइम्स क्रॉस करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, तो एंजाइम्स एक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ग्राफ में कि 37 डिग्री जो हमारा बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसके बाद ग्रेजुअली बॉडी एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है? वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम क्या होना शुरू हो जाते हैं? डीनेचुरेट होना शुरू हो जाते हैं। वो अपना वर्किंग कम करने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है, जो उनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है और अपनी वर्किंग को छोड़ देते हैं। इसीलिए हर एंजाइम अपनी एक मैक्सिमम लिमिट पर वर्क करता है जिसको हम उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इट्स ऑल अबाउट टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। व्हाट इज सबस्ट्रेट? वो मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम ने एक्ट करना है। अब वो मॉलिक्यूल मोस्टली आपकी बॉडी में फूड पार्टिकल्स हैं। अब फूड पार्टिकल्स की भी एक हद है। फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट है, इसको भी हम एक ग्राफ की मदद से जो है इसको प्रूव करते हैं कि अगर हम इस सिंपल में लें एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन लें और या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी भी क्या होगी? ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। मजीद बढ़ाते हैं तो मजीद एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन फिर यहाँ भी एक लिमिट है, एक ऐसी हद आएगी जहाँ पे अगर मजीद सबस्ट्रेट, यानी कि अगर हम मजीद खाना भी खाएं तो एंजाइम्स जो हैं वो, उनकी एक लिमिट है, वो एक हद में है, उससे ज्यादा नहीं है। तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो वहाँ क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। देयर इज नो मोर एक्टिव साइट्स फ्री फॉर न्यू सबस्ट्रेट। तो हर सबस्ट्रेट को वेट करना होगा, इंतजार करना पड़ेगा अपनी वक्त के, अपने टाइम का, जिस टाइम पे उसकी बारी आएगी। तो अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जाए और एंजाइम एक्टिविटी कांस्टेंट हो, एंजाइम की एक्टिविटी यानी कि एंजाइम्स क्या हो? कांस्टेंट हो, तो अगर मजीद भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ना, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है जी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं pH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। आप लोगों को मालूम है आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स की जो pH है वो क्या है? डिफरेंट है। जैसे आपका स्टमक है वो डिफरेंट वर्क करता है, उसकी जो pH है आपके स्टमक की मोस्टली एसिडिक मीडियम है क्योंकि उसमें HCl पाया जाता है। और जो आपकी इंटेस्टाइन है, जो आपका स्लाइवा है, उनकी pH क्या है? वो डिफरेंट है। अब इन डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट किस्म की pH में वर्क करते हैं। फ्यू एंजाइम जो हैं वो एसिडिक pH में वर्क करते हैं और कुछ एंजाइम बेसिक pH में वर्क करते हैं। अब pH की अगर हम डिफाइन करें, pH की जो इफेक्ट है एंजाइम एक्टिविटी पे, ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं
ठीक है जी। फॉर एग्जांपल pH का इफेक्ट भी वही होगा जो टेम्परेचर का है। अगर हम एक तरफ pH लें, ठीक है जी, और दूसरी तरफ हम एंजाइम एक्टिविटी लें, अगर एंजाइम एक्टिविटी के pH के बढ़ने से एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक। उस लिमिट के बाद अगर आप मजीद भी pH को बढ़ाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी क्या होना शुरू हो जाएगी, जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह पेप्सिन एंजाइम जो है ये आपकी बॉडी में एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है, ये बेसिक मीडियम में काम करता है। ये कुछ एग्जांपल्स थी pH के हवाले से। अच्छा जी, ये तो थे फैक्टर्स जिनके बारे में हमने पढ़ा जो एंजाइम एक्टिविटी को डिफरेंट तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एंजाइम का वर्किंग एक्शन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम कैसे वर्क करते हैं, एंजाइम काम कैसे मुकम्मल करते हैं। अब एंजाइम जो है, आपने दो टर्म्स पढ़ी, एंजाइम और सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल जिसमें एंजाइम ने एक्ट करना है, एंजाइम और सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल लाइक फूड पार्टिकल्स, जो हमारा फूड है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जिसको हम च्यूइंग के बाद, जमाने के बाद मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील कर देते हैं, और उसका जो हमारे मुंह में जो सलाइवा है वहीं से सलाइवा में कंटेन सलाइविक एंजाइम, वहीं से उसके ऊपर सलाइविक एक्शन शुरू हो जाता है और एंजाइम्स की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अब एंजाइम की वर्किंग के बारे में पढ़ने के लिए हम एक सिंपल सा मॉडल बनाते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तो टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आर्जी तौर पे होता है। जब एंजाइम उस फूड को, उस सबस्ट्रेट को ब्रेक कर देता है तो एंजाइम उससे दोबारा सेपरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब एंजाइम की एक्टिविटी के हवाले से दो मॉडल जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। एंजाइम एक्टिविटी के लिहाज से दो मॉडल जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल क्या है जी, ये मॉडल ईमेल फिशर ने 1894 में दिया था। ईमेल फिशर जो था वो एक जर्मन केमिस्ट था, जर्मनी का रहने वाला कीमियादान था, उसने ये मॉडल डिस्क्राइब किया था। अब 1894 में 1894 में इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, इन दोनों की एक मखसूस शक्ल होती है, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है लॉक एंड की। जैसे हर एक ताले की मखसूस चाबी होगी, इसी तरह से हर एक एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, मखसूस होगा। तो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट ये दोनों स्पेसिफिक शेप पोसेस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट की पोसेसिव जो है स्पेसिफिक शेप है, खास किस्म की शक्ल है, जो एक दूसरे में एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं और क्या करते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये मॉडल जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि ये एंजाइम की वर्किंग को सही तरह से ब्रीफ नहीं करता, एंजाइम की एक्टिविटी को। क्योंकि देखें डिफरेंट किस्म के सबस्ट्रेट की शेप डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, आपके फूड पार्टिकल्स की शेप डिफरेंट हो सकती है, वो आपकी बॉडी या आपके एंजाइम्स के मुताबिक नहीं है, ठीक है। तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका रिएक्शन भी मुकम्मल नहीं होगा। तो ये मॉडल जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इस मॉडल को जो रिप्लेस किया गया, जो तब्दील किया गया था, वो एक दूसरे मॉडल से रिप्लेस किया गया, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो था ये मोर एक्सेप्टेबल था एज कंपेयर टू लॉक एंड की मॉडल। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने प्रेजेंट किया था, डेनियल बोशनेट ने प्रेजेंट किया था 1958 में, और ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था। किसने प्रेजेंट किया था, डेनियल बोशनेट, और अमेरिकन जो है बायोलॉजिस्ट था। इसने ये मॉडल का इंट्रोड्यूस हुआ 1958 में। अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक क्या है जी, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम और सबस्ट्रेट इन दोनों की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट डू नॉट पोसेस a specific shape, rather they fit into each other, एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट एंजाइम अपनी शेप चेंज कर लेता है और सबस्ट्रेट एंजाइम के मुताबिक अपनी शेप चेंज कर लेता है, और ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं। तो ये जो है मॉडल जो है एंजाइम एक्टिविटी का, ये मोर एक्सेप्टेबल था, ज्यादा बेहतर था एज कंपेयर टू लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। क्योंकि लॉक एंड की मॉडल एंजाइम एक्शन का वो इसकी स्पेसिफिसिटी को, इसकी काम करने की जो सलाहियत है एंजाइम की, उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं करता था। जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये इसके काम करने की जो सलाहियत है इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करता था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसके बाद एक टॉपिक है जिसमें यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम के जो यूजेस हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स
मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, उसके बारे में डिटेल जो है वो आपकी बुक में दी गई है, तो आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक दिया गया है लास्ट, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है, जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपने ऑलमोस्ट 2000 टाइप के एंजाइम्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं। अब हर एंजाइम मुख्तलिफ किस्म के फूड आइटम पर वर्क करता है। जैसे पेप्सिन एंजाइम जो है वो आपके स्टमक में वर्क करता है, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है। इसी तरह से एक एंजाइम है अमाइलेज, ये स्टार्च को आपकी बॉडी के अंदर जो स्टार्च के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा और भी बहुत से टाइप के एंजाइम हैं, लेकिन हर एंजाइम अपनी एक्टिविटी और अपने काम के लिहाज से क्या है, डिफरेंट है। हर एंजाइम अपनी एक्टिविटी के लिहाज से अलग है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसकी एक्सरसाइज और दीगर चीज़ें जो है